हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के इतिहास की दुनिया भाग 2 का अध्याय 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और उसी से लिया गया एक टॉपिक है सन 1948 की क्रांति। तो इस टॉपिक का नाम देख के मन में एक ख्याल आती है, मन में एक बात आता है कि ये क्रांति आखिर है क्या और होता क्यों है। तो एक बात समझिए कि क्रांति तभी होती है जब किसी चीज़ की नीड आवश्यकता होती है लोगों को। जैसे कि कभी क्या हुआ कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके जो राजा हैं या उनका जो नेता है, ठीक है ना, वे उनके लिए, उनके हित में, उनके लिए काम नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती उनसे किसी काम को कराया जा रहा है। और वे लोग, एक समय आता है जो सभी लोग सभी बंधनों को तोड़ करके सबसे मुक्त होना चाहते हैं और राजा या सरकार के खिलाफ ना विरोध में या सरकार के विरोध में एक साथ एकजुट होकर के उसके विरोध करने लगते हैं। तो इसको हम क्रांति कह सकते हैं। तो और यह उसी तरह की क्रांति है। और चलिए इसके बारे में थोड़े से हम लोग डिटेल रूप से पढ़ेंगे कि 1848 की जो क्रांति है ना, यह क्रांति आखिर क्यों हुई और इसके क्या कारण थे, ठीक है ना। तो बने रहिए लास्ट तक। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उदारवादी का मतलब आप आगे समझ जाइएगा, ठीक है ना। परंतु वह बहुत महत्वाकांक्षी था। अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो प्रतिक्रियावादी था और वह किसी तरह के वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। अब देखिए, यह जो इसके लुई फिलिप जो था, लुई फिलिप यह क्या था कि एक उदारवादी शासक था, अच्छा शासक था, परंतु वह महत्वाकांक्षी भी था और वह अपने विरोधियों को खुश करना चाहता था, ठीक है ना। वह किसी भी तरह के मतलब विरोधियों को खुश क्यों किया जा सकता है, इसलिए खुश किया जा सकता है कि जो विरोधी हैं ना, उनसे हमें किसी भी तरह की टकराहट ना हो ना। हमारी जो प्रशासन है या जो प्रजा है वो शांति से रह सके या हम शांति से रह सकें। विरोधियों को खुश करके रखेंगे तो शांति से रहेंगे, शायद ये बातें हो सकती हैं ना। वे युद्ध के खिलाफ भी हो सकता है या और तरह की बातें भी हो सकती है। और इन्होंने क्या किया कि एक प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जिसका नाम गीजो था और उसको इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और इसका जो प्रधानमंत्री था, ठीक है ना, वह एकदम कहिए तो इस तरह का प्रधानमंत्री था कि वो किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था। आर्थिक सुधार हो, सामाजिक सुधार हो या वैधानिक सुधार हो, वो उनको उस सुधार को करना ही नहीं चाहता था। लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद करता था और उसके साथ और शासन के कार्यों में उसकी अभिरुचि ही नहीं थी। अब देखिए, इन्होंने गलती कर दिया, ठीक है ना। इन्होंने गलती कर दिया। एक तो इनके जो प्रधानमंत्री थे, गीजो जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, उसको इन्होंने नियुक्त किया। वो क्या था, वो तो किसी भी तरह के सुधार को चाहता नहीं था। और लुई फिलिप जो थे, इनके ये उदारवादी नेता थे, विरोधियों से जो विपक्षी थे इनके ना, या शत्रु कह सकते हैं, उनसे ये मध्यम नीति को अपनाना चाहते थे। किसी तरह के मतलब इनकी जो संगति थी पूंजीपति वर्ग के साथ हो गई थी। और यह जो थे लुई फिलिप जो थे, यह शासन के कार्यों में इनकी रुचि नहीं थी। ये नहीं चाहते थे कि हम कठिन परिश्रम करें और हमारे राज्य के जो लोग हैं उनको जो कठिनाइयां हो रही हैं उसको दूर करें, जो हमारे शत्रु हैं, ठीक है ना, उनसे हम लड़ें, ठीक है ना, और हम अपने प्रजा को, अपने राष्ट्र के लोगों के लिए, ठीक है ना, उनसे लड़ें और इनके हित में कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। ये नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि जो पूंजीपति वर्ग हैं उनके साथ रहें। और इन्होंने एक प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया, वो भी इन्हीं के जैसे था, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो अल्पमत भी था और उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं था। और वह उसके तो एक तो सबसे पहली थी कि उसको जनता पसंद नहीं करती थी। वह अल्पमत था, उसके पास मत भी कम था और वह सुधारात्मक कार्य भी नहीं कर रहा था। और न ही विदेश नीति में उसकी किसी भी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। विदेश नीति भी उसकी बेकार होती जा रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी
व्याप्त होने लगी। इसी वजह से गीजो का आलोचना होने लगी और सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। अब देखिए इसमें क्या किया गया कि जब राजा निकम्मा निकल जाए और उसका प्रधानमंत्री उससे भी बड़ा, तो जनता क्या करेगी? जनता तो अब जनता के पास तो समस्याएं और बढ़ने लगेगी, लोग भूखे मरने लगेंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा ना, जो चोरी डकैती या और सारे जो असामाजिक तत्व हैं ये और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो वहाँ के जो सुधारवादी थे या समाज सुधारक थे या लीडर थे, नेता थे, जो कह सकते हैं कहें, इन्होंने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस के थियर्स में के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह पर अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने एक संगठन बनाया और जो वहाँ के राजा थे लुई फिलिप थे उसको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग किया और इसका परिणाम एकदम सकारात्मक निकला और राजा को तो गद्दी छोड़ना ही था। एक तो वो तो अल्पमत था और दूसरा पूरी जनता उसके खिलाफ थी। और उसके बाद क्या हुआ? तत्पश्चात नेपल्स नेशनल असेंबली में गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त किया गया और उसके बाद वहाँ की जनता ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और कहा कि हमारे यहाँ जितने भी लोग 21 वर्ष या उसके आयु को पार कर चुके हैं, उससे ज़्यादा आयु के लोग हैं, सभी लोग मत देंगे और सभी लोग मतदान करेंगे और सबको मत देने का और उसके साथ काम के अधिकार की गारंटी भी दी जाएगी। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एंड सुधारवादियों के नेता लुई ब्लॉस था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। अब देखिए, अब तो एक यहाँ के वहाँ की जो जनता थी, ठीक है ना, अपने आप को गणतंत्र घोषित कर लिया और उसके वहाँ पर 2 लीडर थे, दोनों लीडर में आपस में मतभेद हो गया। किसके लिए? सम्राट बनने के लिए, कि अब वहाँ का सम्राट कौन बनेगा। लेकिन लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। उसके बाद वहाँ का जो सम्राट था नेपोलियन बना। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था, जो पुरातन का मतलब होता है पुरानी व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इन सभी देशों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये सभी देश इस क्रांति से प्रभावित होने लगे। इटली, जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र की स्थापना की मांगों को अब आगे बढ़ाया। तो उस समय क्या हुआ कि जो वहाँ के उदारवादी जो थे, जन असंतोष थे, उनका फायदा उठाया गया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा नए राज्य की मांगों को आगे बढ़ाया गया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। तो इस वीडियो में, इस टॉपिक में इतना ही। आगे आपकी स्क्रीन पर एक अगला वीडियो दिख जाएगा, उसको टच कीजिए और अगले वीडियो को देखिए। तो आज ये वीडियो ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है? तब के लिए